आवाज ठीक ठाक आ रही होगी, इसमें तो पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके तो ये रोज का काम है ना। ओके, टेस्टिंग चीज है। तो सतीश सर जहां से छोड़ के गए थे वहां से शुरुआत करूं या अपनी बात शुरू करूं या आपकी बात शुरू करूं, बताओ, है ना। तो खुद से मुलाकात करना चाह रहे हैं, इस विषय पर थोड़े से देर में आएंगे। पहले खुद से मुलाकात का एक प्रयोग करके देखें क्या। तो जिम्मेदारी लो, 3-4 बच्चे, कोई भी, 2 लड़कियां और 2 लड़के यहाँ आने की, अपनी मर्जी से कोई भी आ जाओ, एक प्रयोग करके देखते हैं। बेटा चले जाओ। देखिए, कोई किसी को बोलिए मत तुम चला जा, तू चली जा। खुद से कौन मुलाकात करना चाहता है, एक छोटा सा प्रयोग 1 मिनट का करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बच्चे जो इसीलिए कह रहे हैं कि बच्चे हमेशा फील्ड में आ गए, फैसला लेने में भी वही आ गए। अब 2 कोई भी आ जाइए। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि ये क्यों नहीं जा रहा, वो क्यों नहीं जा रहा। आज उठे, आधा उठ गया, पूरे ही उठ ले भाई, आ जाओ, एक और कोई आ जाओ। इतने में पूरा प्रयोग हो चुका होता। चलो, आपका नाम क्या दीजिए? आपका नाम, आपका नाम भैया? अजय शर्मा। आपका? दीपक। आप अपने आप को ठीक ठाक तरीके से जानती हैं? पक्का? थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को जानते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं पूछ रहा कि नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, अपनी स्किल और दूसरी चीजों को लेकर। तो मैं एक छोटा सा प्रयोग कराने जा रहा हूं। अब आप, मैं जो सवाल कर रहा हूं उसको अपने अंदर सोचिए, इधर उधर मत दिमाग लगाइए। कि अगर मैं 30 सेकंड आपसे ताली बजाने की कहूं एक रिदम में, तो आप कितनी ताली बजा लेंगे? तुरंत जवाब दो। 15। आप? 20। आप? 15-20। आप? नहीं, कितना बजा सकते हो? वही आपको, आप कह रहे हैं ना खुद को जानते हो, कितना बजा सकते हो? 20। मतलब एक एवरेज 15 से 25 के बीच में है, ठीक है ना। आप लोग भी इनके साथ हो जाइए, या अपना सोच लीजिए, अपना अपना मन में सोच लीजिए सब लोग, ठीक है ना। पक्का सोच लिया सब लोगों ने? बताना किसी को नहीं है। आप, हम इसको 30 सेकंड के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए 30 सेकंड में सब बजाएंगे और अपने अपने गिनेंगे, ठीक है ना। कोई भी पूरे सदन में खाली नहीं बैठना चाहिए। यस, स्टार्ट। रुकिए, अभी जवाब नहीं देना, पहले ये बताओ कि ये 30 सेकंड ज्यादा किसको लगा सोचने से? आपके दिमाग में इमेजिन आया कि 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा जा रहा है? किन किन के में आया था? यानी अभी समय की परिधि में आप सही तरीके से नहीं है। आप जो 30 मिनट का 30 सेकंड का इमेजिन करे थे, वो कहीं आपकी इमेजिन से ज्यादा है? तो पहला तो आप अपने आप को जानने में यही फेल हो गए, ठीक है। अब भैया कितने बजाए आपने? 105। आपकी कितनी थी क्षमता बोलने में? 15-20। आपके? 100+। दीदी आपके? 100। आपके? मैंने तो नहीं कहा था इनसे कि आप इतनी बजाएंगी। अब आपने, इन्होंने ये कहा था हम अपने आप को खूब अच्छे से जानते हैं और इनको ये पता नहीं है कि ये तालियां कितनी बजा सकती हैं। तो क्या कर रहे हैं हम? अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं खुद को, कम, अपने आप को कम आकलन कर रहे हैं ना। लगा आपको? चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बैठ जाइए। बस बिल्कुल ऐसा कैसा जीवन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आपको तय ये करना है कि मुझे मेरी क्षमताएं पूरी तरह से पता है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं 105% काम करने वाला आदमी हूं और मैं दिमाग में ये लिए बैठा हूं कि मैं तो सिर्फ 15% या 20% या 25% कर सकता हूं। कुछ समझ में आ रहा है? दूसरी एक चीज अब ये है कि इस विषय पर जब बोलने जा रहे हैं हम लोग, तो इसे भाषण या प्रवचन के फॉर्मेट से थोड़ा सा हटाना चाह रहे हैं।
तो उसमें अगर हम संवाद कार्यक्रम करेंगे तो संवाद में ये होता है कि संवाद जानते हैं आप सब लोग, क्योंकि स्कूल से निकल रहे हैं तो मुझे लगता है कि संवाद में ये होता है कि दो लोग या बहुत सारे लोग आपस में डिस्कशन करें, ठीक है ना। तो अकेले मैं बोलता रहूंगा और आप नहीं बोलेंगे तो क्या संवाद होगा? बस इतना सा आप बोलते रहिए कि नहीं होगा। इतना आपकी इतनी भर जो स्वीकृति जो है वो इसको संवाद बना देगी, और आपने अगर चुप रहे तो ये पूरा का पूरा प्रवचन फॉर्मेट में चला जाएगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस पूरे सत्र को आप इस फॉर्मेट से दूर रखें, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं फिर से, एक्चुअली मैं सवाल देता रहूंगा आपको परेशान करने के लिए, ये आपको जागृत रखने के लिए भी जरूरी है। इस विषय पर बोलने से पहले सवाल जिंदा रखिए, अभी मैंने सुनाया नहीं है, मैं अपनी कहानी सुनाता हूं फिर सवाल सुनाऊं। सवाल पर डटे रहिए आप। मैंने कक्षा 12वां किया, उसके बाद फर्स्ट ईयर में जब पहुंचा तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस देश को बहुत बदलने की स्थिति में आने वाला आदमी हूं। मैं 12वीं क्लास में जब पहुंचा था तो डिबेट में हमेशा पहले नंबर पे आता था, परसेंटेज ठीक ठाक ही आते थे, मगर एक्टिविटीज में मैं बहुत अच्छा हुआ करता था। और इन सारी चीजों ने मुझे धीरे धीरे करके, ये आज समझ में आ रही, उस समय नहीं आती थी, कि मेरे दिमाग में इतनी बड़ी चीज रख दी थी कि मैं पता नहीं क्या बनने वाला हूं। ऐसे ही एक दिन पिताजी ने डांटा पहले, थोड़ी देर बाद माताजी ने डांट दिया, और उसी दिन किस्मत से मार साहब ने डांट दिया कॉलेज, ठीक है ना। तो 3 वोल्टेज का करंट हमें बह रहा था, और ऊपर से वो एक डला इतना बड़ा हम रखे थे अपने, डला तो समझ में आता देसी भाषा का अपना, डलिया से बड़ा वाला, ठीक है ना। तो हमने ये सोची कि यार ये जीवन तो बड़ा बेकार है, सब लोग डांट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, चलो मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये बिल्कुल सत्य घटना है, इसमें मेरा ईश्वर जानता है 1% भी झूठ नहीं बोलता। और मैं रेल की पटरी पे जाकर बैठ गया, और मेरा दुर्भाग्य खराब ये कि उस दिन ट्रेन ही नहीं आई। 8 घंटे बैठा रहा मैं, तो ट्रेन आने की स्थिति में ही नहीं थी। अब इस बीच में विचार प्रक्रिया में चीजें आती रही, और एकदम एक चीज क्लिक हुई कि अपन तो मर जाएंगे, मगर माताजी से हम बहुत प्यार करते हैं, या माताजी मुझे प्रेम करती हैं, उनका क्या होगा? बस इतनी सी, मतलब ये करीब करीब 17-18 मिनट मरने की प्रक्रिया में एक विचार सिर्फ किया, और उस विचार ने हमको उस ट्रैक से बाहर उठाया, और मुश्किल से हम 50 कदम ही गए होंगे और हमको सीटी सुनाई दी गई गाड़ी, ठीक है। अगर उस दिन उस प्रक्रिया में मैं नहीं गया होता तो क्या मैं इस विषय पर बोलने के लिए यहां खड़ा होता? आप में से बहुत सारे लोग तो, मतलब बहुत सारे ये जितने लोग खड़े हैं वो भी मुझे नहीं जानते उस समय। अब मैं यहां से अपना परिचय दे रहा हूं। मेरा नाम हितेंद्र भदौलिया है। मैं राज आनंद संस्थान के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में वॉलंटियर काम करता हूं। इसका कोई पैसे हम नहीं लेते, ठीक है ना। बाकायदा इसके लिए हमने अपने आप पर काम किया है। सरकार ने हमको पंचगनी और दूसरी अलग अलग जगह भेजकर उस पर हमारी मदद की है। और एक मूल रूप से मैं पेशेवर पत्रकार हूं, अगर आप लोगों में से कुछ जो लोग जानते हो मुझे, तो एक एसआर चैनल चलाता हूं अशोकनगर में, ठीक ना। उसके अलावा बाल कल्याण समिति का नाम आप में से किसने सुना है? आपने सुना है। ये बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है, और इसमें 5 सदस्य होते हैं जिन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो है हैसियत दर्ज की गई है, यानी हमारे लिखे हुए आदेश उसी तरह के होते हैं जैसे कोर्ट लिख देता है। तो 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वहां हम काम करते हैं। ये मेरा अपना छोटा सा परिचय है, मगर मुझे जो अच्छा लगता है वो ये कि आप लोगों के बीच में कभी कभार मुझे मौका मिल जाता है अपनी बात रखने का, तो वो मुझे अच्छा लगता है। अब मैंने जहां से शुरुआत की थी वहां पर लौट जाऊं क्या? सवाल बोला था मैंने आपको, जिम्मेदारी लेने तैयार हैं आप अपनी अपनी ईमानदारी से? सिर्फ हाथ उठाइए किस किस ने आज तक जीवन में अटेम्प्ट करने की कोशिश की है सुसाइड? बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है यहाँ के खड़े होके कह देना कि मैं ट्रेन से कटने के लिए गया था। आपकी छोटी उम्र है, हो सकता है नहीं भी किया हो। कोई एक आध हाथ धीरे से मुझे उठता हुआ दिखा भी था। चलो कोशिश नहीं की, ठीक है, अच्छे लोग हैं आप। कभी विचार आया मन में? कितने हाथ उठेंगे?
अब मैं ये कहता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने अपना जीवन खत्म करने की ना सोची हो, जिसने ये ना सोचा हो कि काय के लिए जी रहा है, इससे तो अच्छा है मर जाना है। ठीक है, अब छोटी सी चीज और थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, मैं आपके दिमाग में जरा और घुसने की कोशिश कर रहा हूं। उस घटना को याद कीजिए जिसकी वजह से ये विचार आपके मन में आया था। तुरंत में कितने लोगों को याद आई वो घटना? उतने हाथ तो नहीं उठे ना। अब आप देखिए, आपको ये पता है कि हमने विचार किया था, मगर किस वजह से विचार किया था ये बहुत सारे लोगों को आज पता नहीं है। सही कह रहा हूं? जहां गलत होगा मना कर दीजिए कि सही गलत, ये गलत है बहुत सारे लोगों को। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए, थोड़ा सा और कोशिश कीजिए अपने आप से बातचीत करने का। क्या आप आत्महत्या करने का जो विचार अपने मन में लाए थे वो सही था या गलत? पक्का गलत था? एक बार और सोच के देख लो। तो आप आज ये जिम्मेदारी लेने तैयार है पिछले भविष्य की कि मैं एक गलत काम करने जा रहा था? कौन कौन ले रहा है ये जिम्मेदारी? देखिए, हम राजानंद संस्थान में जिन भावों पर बात करते हैं ना, उसमें कृतज्ञता, प्रायश्चित, क्षमा, ये सारी चीजें हैं। ये वो बोझ है हमारी जिंदगी पर जिन्हें जितनी जल्दी निकाल के फेंक दो ना, उतने आसानी से दौड़ेंगे हम लोग, उतने आसानी से। मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं है, बहुत छोटी चीज है कि आप लोगों के बीच में ये कहूं कि आप कोचिंग संस्थान में आ रहे हैं, भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, डिप्रेशन में मत जाना, आत्महत्या मत करना। ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा इंडेक्स है, इसके लिए नहीं आया आपके पास। इससे थोड़ा सा और आगे के लिए आए। हमारी जैसी अपेक्षा है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं 50-60, वो सब समाज में जाके इस व्यवस्था पर काम करेंगे कि आने वाली पीढ़ी आपकी जो है वो कभी इस विचार के साथ काम ना करे। आप इस बात के लिए तैयार हैं? तो मुझे ये बताओ, अगर मैं दूसरे को आत्महत्या से रोकूंगा तो क्या मैं आत्महत्या करूंगा? तो आपको क्या लगता है, मैं आपको आत्महत्या करने से रोकूं, उसकी बात करूंगा आपसे, या आपको इस लायक बनाने के प्रयास करें, आपसे बात कराऊं खुद के बारे में कि मैं ऐसा कर सकूं कि दूसरे लोग कभी आत्महत्या ना करें? कौन सा, पहला या दूसरा? दो में से कौन सा विकल्प चुनोगे आप? क्योंकि आपने दूसरा विकल्प चुना है इसलिए मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने पहला विकल्प चुना होता तो मैं वहां बैठ जाता। ठीक है, मैं पहले विकल्प पर बात करने नहीं है। सरकारी आयोजन है, इसमें बहुत ज्यादा मत पड़ना कभी। एक फोटो हमको भेजना है राजानंद संस्थान में, साहब हम गए थे, एक संस्थान में काम करके आ गए, इसके लिए नहीं आए हम आपके पास। अब जब हम यहां से खड़े होकर वहां पहुंचेंगे तब मुझे अंतरात्मा में ये विश्वास होना चाहिए कि जितने लोग आज यहां खड़े हैं वो सबके सब इस अशोकनगर शहर में इस विषय के मास्टर ट्रेनर होंगे। अब आप इस जिम्मेदारी के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। तो आप में से धर्म कौन कौन मानता है? ठीक है, गीता किस किस को समझ में और पता है? तो भगवान कृष्ण जो है, एक शब्द में पूछूं तो सिखाते क्या है? मुझे यह लगता है कि भगवान कृष्ण अच्छा मरना सिखाते हैं। ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, भगवान गीता अगर मैंने आपको महाभारत का नाम लिया, भगवान कृष्ण पर 22-23 ग्रंथ है। मैंने गीता का नाम इसलिए लिया है कि पहले श्लोक से आखिरी श्लोक तक जो है अच्छे से मरना सिखा रहे हैं, अच्छे से मारना सिखा रहे हैं। गीता के बारे में थोड़ा सा और कोशिश करना आप पढ़ने की, ठीक है ना? तो भगवान जो खुद एक अवतार है, और वो कृष्ण बन के जब आते हैं तो अर्जुन से खड़े होकर युद्ध के मैदान में ये कहते हैं कि मार इनको, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। समझ रहे आप मेरी बात? अर्जुन क्या कह रहा था उसके पहले? मैं अपने गुरुओं पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं अपने परिजनों पर हंसी नहीं उठाऊंगा, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊंगा। तो आत्महत्या के लिए पहला
भाषण जो संभाषण है, पहला संवाद है, भाषण नहीं है, पहला संवाद है, वो कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। कृष्ण कह रहे हैं कि आत्महत्या मत कर, तेरा जन्म आत्महत्या के लिए नहीं हुआ, बहुत बड़े काम के लिए हुआ है, और तू जहां मरने के लिए खड़ा है वहां मारने के लिए तैयार हो जा। आपके जीवन में इससे ज्यादा खराब परिस्थिति कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आएगी। मैं बता रहा हूं आपको कि आप एक राजा के राजकुमार हैं, आपको राज्य मिलने वाला हो, आपको 14 वर्ष का वनवास हो चुका हो, आप अपनी पत्नी, माता और भाइयों के साथ दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो, ठीक ना। और जब राज मांगने गए हो तो 5 के 5 ग्राम आपको नहीं दिए जा रहे हो, राज तो बहुत दूर की बात है। तब की परिस्थिति में आप खुद को सोचिए कि अगर मैं वहां होता तो मैं क्या करता। तो एक विषय में फेल हो जाना कितनी सी बात है, किसी एक परीक्षा में पास ना हो जाना कितनी छोटी सी बात है इसके आगे, ठीक है ना। दूसरा एक और मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। आप में से रामायण, महाभारत, भगवान राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, इन सबको सब जानते हैं। इनके समय में या इनके आसपास कोई एक आध उदाहरण है इसको छोड़ के जो मैंने बताया, किसी बड़े व्यक्ति ने आत्महत्या करके जीवन समाप्त किया? सोच के बताइए। कोई इतिहास में बड़ा महापुरुष जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए और अचानक उसने आत्महत्या कर ली हो, कोई नाम याद आ रहा है आपको? शंकराचार्य कुल 31 वर्ष जिए, विवेकानंद कुल 39 वर्ष जिए, भगत सिंह कुल 23 वर्ष जिए, और इनके सबके जीवन में इतने खराब खराब दौर आए कि आपने तो एक एक बार में पता नहीं कौन कौन सी चीजों पर मरने की सोचा था। ये लोग देखो आप, इनके चित्र ऐसे ही नहीं टंग गए यहां पर। समझ रहे हैं ना आप लोग, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको आत्महत्या ना करने की बात कर ही नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समाज में, इस सोसाइटी में ये जो बोझ है, इस बोझ में मेरी जिम्मेदारी क्या है जो इस पूरे समाज से उतार सकूं। आपको अपनी जिम्मेदारी तय करनी है। अब सिर्फ मैं ये कहता रहूं आप रोज कृष्ण पढ़िए, आप रोज गीता पढ़िए और उसमें अच्छे आचरण आपको आएंगे, ये छोटी सी चीज है। इस एक विषय पर कृष्ण को समझने की कोशिश कीजिए कि जब वो ये कह रहे हैं कि बेटा तू आत्महत्या मत कर, तेरा बड़े काम के लिए आना हुआ है, तो उस समय यहां आकर जो है समाज की, अभिभावकों की, टीचरों की जिम्मेदारी शुरू होती है कि कृष्ण उसको गुरु और सखा स्वरूप में है। मगर अर्जुन ने एक अच्छी बात यह की कि उसके दिल में जो था उसने तुरंत निकाल के रखा था, मैं नहीं मार सकता इनको। और अगर उसने ये नहीं कहा होता और युद्ध लड़ने के लिए चला जाता तो बताइए क्या होता? आप में से कोई बता सकता है क्या वो युद्ध अर्जुन जीत पाता? बस यहीं आके अब आप अपने आप को अर्जुन समझ लो, वो कृष्ण वीर को कृष्ण समझ लो, ठीक है। तो आप बहुत सारी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम करने आए, बात करने के लिए आए, और आपका मन नहीं लग रहा साइंस में, आपका मन नहीं लग रहा गणित में, आपका मन नहीं लग रहा हिस्ट्री में, और आप पढ़े जा रहे हो, तो आप जो बनने के लिए आए वो बन पाओगे? नहीं बनोगे। तो क्या आपकी जिम्मेदारी क्या है बताओ? आपको अपने सर से कहो मुझे ये सब मजा नहीं आ रहा, समझ रहे ना, मुझे इसमें बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा। मुझे आनंद किस चीज में आ रहा है वो बताओ। मुझे अच्छा संगीत सीखने में आनंद आ रहा है, मुझे गाने में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, कुछ बजाने में आनंद आ रहा है, मुझे पेंटिंग करने में आनंद आता है, मेरा गणित में नहीं है, विज्ञान में मेरा मन लगता है, साइंस मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं तो हिस्ट्री या आर्ट का चीजें मुझे समझ में आ रही है। देखिए हम माँ बाप जो है अपनी जिम्मेदारी तो ओढ़ ही रहे हैं, पर हम बच्चों के प्रति भी थोड़ी सी चीजें समझना नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग भी अपनी बात को कहने का जज्बा पैदा कीजिए। अब जिम्मेदारी से हाथ उठाइए आप कि आप में से कौन ऐसे हैं जो अपने माता पिता से इस तरह के संवाद करते हैं या कर सकते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये लगता है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये नहीं करना चाहता। क्या सबको करना चाहिए या कुछ लोगों को ही करना चाहिए जिनने हाथ उठाए? करना चाहिए। अब कोटा की घटना किस किस को पता है पिछले 6 महीने की?
कोटा में जो सुसाइड हुई है, आत्महत्याएं हुई है, किसने सुना है? चलो ऐसे नहीं करते, हाथ नीचे कर लो। किसको पता नहीं है कि कोटा में जो लोग कोचिंग करने जा रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं? ये बात किसको पता नहीं है? जिनको पता नहीं है सिर्फ वो लोग हाथ उठाएंगे। आपको ये बात पता नहीं है कि कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? नहीं है पता? अभी नवा महीना चल रहा है, 23 बच्चे कोचिंग में जो पहुंचे हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। 23 बच्चे, लगभग जो है 60,000 से ज्यादा बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। आपको पता है ये आंकड़ा पूरे देश में कितना है? 10,000 बच्चों का। पूरे देश में सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले या सुसाइड करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो 10,000 बच्चों में आप कल्पना करो कि एक मैं भी हूं, ठीक है, किसी कारण से मैंने कर लिया। अब मैं आपको थोड़ी सी खुद के बाद की चीजों पे जो, क्या मैंने उस दिन सुसाइड कर ली होती तो अपने परिवार के साथ मैंने ठीक किया होता? अगर आप ये काम कर चुके होते तो एक रिश्ता याद कीजिए जिससे सबसे ज्यादा दुख होता। कर लिया यार, माँ भाई बहन पिता माता कोई भी, कोई याद आया एक नाम? मान लीजिए कि आपने सुसाइड कर लिए, अब उसके बारे में सोचिए कि उस पर क्या गुजरती जिसके बारे में आपने सोचा है। उसे अच्छा लगता? अच्छा लगता क्या? उसे खुशी होती? तो आप मुझे एक चीज और ये बताइए कि जो विचार आपने कहा था कि हमारे बीच में आया था एक बार, वो ज्यादा बड़ा था या जिससे आप प्रेम करते हो जिनके बारे में सोचा वो ज्यादा बड़े लोग? कि मैं नहीं कर रहा, ये सब आपके जवाब है। मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूं इस कोचिंग से इस आत्महत्या निषेध पर आप लोगों की समझ कितनी सी है। तो अभी तक जब हम यहां आए तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी समझ तो और ज्यादा बेहतर है। कोटा के बच्चों से आप ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो जो 4-5 बड़े कारण हैं उसमें जो आपसे बातचीत कर रही है, जो आपका एरा है, वो सबसे बड़ा है। किसानों की बात करें तो कर्ज के कारण में या दूसरे कारण में, ठीक है। कई बार लोग मान हानि के कारण, जैसे झूठा इल्जाम लगा दिया, सजा हो गई, उसके कारण, जिसमें इज्जत भी शामिल हो जाती है। एक पढ़ाई में और एक प्रेम मोहब्बत के कारण भी जो है लोगों के मरने के कारण है। मगर मेरा खुद का ऐसा अनुभव है, अनुभव पे कह रहा हूं कि प्रेम मोहब्बत के कारण मौत के विचार उतने नहीं आते जितने की कैरियर में फेल होने की वजह से आते हैं। एक जो डर है कि क्या मैं बन पाऊंगा, क्या मैं यहाँ दरोगा बनने आया हूं, पटवारी बनने आया हूं, कलेक्टर बनने आया हूं, तो मुझे ये डर हमेशा मेरे मन में 24 घंटे कि मैं बन पाऊंगा क्या नहीं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस डर के साथ हैं? ये डर कब आपके ज़हन पर हावी हो जाए आपको समझ में नहीं आएगा। पर ये कहना कि सब बच्चों को आत्महत्या नहीं करना चाहिए, उनके पालकों को समझना चाहिए, ऐसी सोसाइटी निर्मित करना चाहिए, ये नहीं। आपको सिर्फ यहां आकर बात करनी होगी कि मैं डरता हूं और मेरा वो डर कैसे खत्म हो। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आवाज तो इतनी काम चला हुआ है ना, पीछे तक आ जाती है ना बिना माइक के भी, ठीक है। तो ये तो देखिए हमारे उपयोगी टूल है, इन पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। जो हमारे और आपके बीच में हो रहा है उस पर फोकस करते रहिए। तो हम उस पॉइंट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां खड़े होकर अगर मैं ऐसी कोई परिस्थिति जीवन में आती है तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा और मैं उससे निकलकर बाहर आऊंगा। क्या अभी तक जो हमने बातचीत की आपके मन में ऐसा कोई सवाल या ऐसी कोई चीज आई कि नहीं मैं नहीं करूंगा, कुछ भी हो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा? ये किस किस के मन में अब तक भाव आ गए? पक्का करके रखिए, क्योंकि अगले सवाल कठिन हो जाएंगे और फिर आपका ये सवाल गड़बड़ हो सकता है। पूरी तरह से मजबूत हो जाइए कि हाँ हम नहीं करेंगे सुसाइड, क्या कुछ भी हो जाए, है ना। चलो ये बात मैंने मान ली कि आप में से कोई नहीं करेगा, क्योंकि कृष्ण जी से जब मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि अभी तक इस कोचिंग में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, डिप्रेशन का भी कोई मामला नहीं है। तो उस मामले में तो आप बहुत मजबूत लोग हैं। अब ये बताओ कि आपके जैसे बच्चे, आपसे छोटे बच्चे या आपके बड़े, उनमें अगर ऐसी चीजें कहीं आ रही है
तो क्या आप जिम्मेदारी लेने तैयार हो कि उनको आत्महत्या नहीं करने देंगे या उनको ऐसी व्यवस्था में ले जाएंगे जहां वो आत्महत्या नहीं करेंगे? तो मैं आंकड़ों पर इसलिए बात नहीं कर रहा और ज्यादा अनुसंधान की चीजें इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोगों के बीच में सिर्फ समझ पैदा करना है। मैं जितना कह रहा हूं सब भूल जाना आप लोग, सिर्फ एक बात याद करना है कि जीवन में इस विषय को कभी नहीं पढ़ना। बहुत सारे विषय पढ़ने वाले होते हैं मगर किसी टीचर ने ये नहीं बताया होगा कि कौन सा विषय नहीं पढ़ना है। मैं बोल रहा हूं, मुझे मेहनत करनी पड़ी, इस पर काम करना पड़ा, मगर मैं आपसे चाहता हूं जीवन में इस विषय पर कभी आपको सोचना भी ना पड़े। ठीक है ना? तो 2-3 सवाल और है मेरे आपसे। अगर बोर हो रहे हैं तो आप मुझे रोक सकते हैं, वहीं के वहीं खत्म भी कर सकते हैं। अगर आपका समय हो रहा है, कोचिंग का समय बंद हो रहा है और जाना हो तो किसी दूसरे दिन के लिए बुला लीजिए। हमें बंद करें या आगे रखें? सॉरी सर, आप मुझे रोक नहीं सकते। ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कृष्णवीर जी को कहीं जाना है, ये सोच रहे हैं कि ये भाषणबाजी कब तक चलेगी। ऐसा तो नहीं है सर। देखो गजब की बात, डीओ साहब बैठे हैं तो फिर क्या दिक्कत है। चलो, तो कोचिंग में आईएएस बनने वाले कितने लोगों को आना था? आईएएस कलेक्टर 1 2, ठीक है। डॉक्टर कौन कौन बनना चाह रहे हैं? डॉक्टर कोई नहीं बनना चाह रहा है, 1। यानी कि आपके अपने अपने गोल सेट है। ठीक है। अब मैं इंजीनियर कौन कौन बनना चाह रहा था वो पूछना चाह रहा हूं। चलो अच्छा है, आप नहीं बनना चाह रहे हैं। अभी आपको परसेंटेज पता है देश में इंजीनियर बनने का? लगभग 17 लाख बच्चे पेपर देते हैं और उनमें से 91,000 बच्चे पास होते हैं। यानी कि हर 200 में से 3 बच्चे। आपकी कोचिंग की स्ट्रेंथ कितनी है? क्यों सर? 200-250 बच्चे। अगर आप लगातार 3 वर्ष इसकी तैयारी करेंगे तो कितने बच्चे निकलेंगे? ठीक है, ये सबसे ज्यादा वाली चीज है, मतलब अभी हमारे आसपास है। अब आईएएस को और थोड़ा सा आगे कर लीजिए तो आईएएस में तो ये संख्या और 500-700 पे पहुंच जाएगी। अब जितने लोगों ने कहा था मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो सोचा था जरा अपने अपने अंदर चले जाओ सब लोग। ठीक है, क्या भगवान ने आपको वही बनाने के लिए पैदा किया है? कभी सोचा कि ईश्वर ने मुझे किस लिए पैदा किया है? मेरे बगल का मित्र पटवारी बनना चाहता है, मेरे साथ का बच्चा मास्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, इसलिए बन रहा हूं। कभी खुद से बातचीत करने की कोशिश की कि ईश्वर ने मुझे क्या बनाने के लिए पैदा किया था? 3 मिनट दे रहा हूं मैं आपको इसके लिए, तो 2-2.5 मिनट की मेरी कहानी, और इस बीच में आप सोचते रहना कि ईश्वर ने आपको किस लिए बनाया है। तो मेरी कहानी आपको सोचने में मदद करेगी। ठीक है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, तब मेरे पिताजी ने देखा कि मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूं। सुबह उनके साथ अखबार पढ़ता हूं और उन्हीं अखबारों की चीजों को लेकर कोई भी मेहमान आए और मैं उनके यहाँ शुरुआत हो जाता था कि इसमें ऐसा हुआ और वैसा हुआ और फलाना और दिखाना। तो हमारे यहाँ बाल सभा होती थी, अब पता नहीं आपके समान जमाने में हुई है कि नहीं। तो धीरे धीरे करके मुझे बाल सभा का मॉनिटर बना दिया, और वहां बाल सभा में होता ये था कि रामायण की चौपाई सुना दो, नीति दोहा सुना दो, कोई श्लोक याद हो जाए तो वो सुना दो, कोई कहानी या कविताएं सुना दो। और उससे मेरा डेवलपमेंट ये हुआ कि धीरे धीरे करके मैं जब कक्षा 10वीं 11वीं तक पहुंचा तो मैं अपने स्कूल में सबसे अच्छा भाषण देने वाला आदमी बन गया। अब इसको आप ये मत कहना कि मैं अहंकार के साथ ये कह रहा हूं, पर मैं दूसरे नंबर कभी नहीं आया। जब जब डिबेट बोली पहले नंबर आया, जीवन में दूसरे नंबर कभी नहीं आया। मगर वो ये क्यों हो पाया? क्योंकि ये काम मैंने कक्षा 4 से शुरुआत किया था। ऐसा नहीं हुआ कि आपने नाम बुला दिया सतीश जी ने और मैं यहां पे खड़ा हो गया और आपसे बातचीत करने लगा। ऐसा नहीं, लगभग 35 वर्ष की तपस्या है मेरी ये, तब कहीं जरा थोड़ा बहुत आप लोगों के बीच बातचीत करने की स्थिति में आ गया हूं।
ठीक है, मगर ये जो 35 साल की मेरी मेहनत है उसको मैंने पहचान कब लिया था? जब मैं 10 वर्ष का था। ठीक है, इसके बाद हमारे जमाने में हुआ ये कि टीचर, पिताजी चाह रहे थे कि मैं टीचर बन जाऊं, तो पात्रता परीक्षा होती थी वर्ग 1 की, वर्ग 2 की और वर्ग 3 की, और उसमें बीटीआई बीएड कंपलसरी होता था, उसके 15 नंबर अलग से मिलती थी। तो हमारी किस्मत ये निकली कि पढ़ने में भले ही कमजोर थे पर पात्रता परीक्षा हमने तीनों कर ली, वर्ग 1, 2 और 3 की, और बीटीआई होने के कारण 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले थे हमको। यानी हमारी हालत ये थी कि हमने फार्म भरा और हम मास्टर बने, क्यों? हमको मास्टर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता था, वो नंबर ही इतने जा रहे थे हमारे, और हमको मास्टर बनना नहीं था। अब आप सोच, यहां आपके सवाल आपसे जूझे, मुझे मास्टर नहीं बनना था, मैं ये तय कर चुका था। तो पिताजी ने 1200 रुपए दिए कि जाओ फार्म भरे आओ मास्टरी को, और हम वो पैसे ले और दीदी के पास पहुंच गए जो शिवपुरी रहती थी, और 1 महीना पिताजी के डर से घर ही नहीं आए, क्योंकि उनको मास्टर बनाना था, अपन को बनना नहीं था। ठीक है ना? तो हमने ये तय कर लिया था कि भाषा पर ठीक ठाक पकड़ है, बोलने की स्थिति में अच्छे से आ गए हैं, लिखना अच्छा आ गया, तो क्यों ना पत्रकारिता करें। और ये करने के लिए हम भोपाल चले गए, वहां माखनलाल यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता की डिग्री कर ली। तो उस समय गुना अशोकनगर एक जिला होता था, पहली डिग्री हमको मिल गई, और आज वही कर रहे हैं। अब आपका सवाल फिर वहीं का वहीं दोबारा आ गया कि आपको जो अच्छा लग रहा था, क्या उसको समझ आप आ गई, और उसके लिए आपने मेहनत क्या क्या की है? सवाल समझ रहे हो? खुद से जब बातचीत की है इसमें बीच में, आपने अपना स्किल समझने का प्रयास किया आपने? कितने लोगों ने किया ईमानदारी से कि मैं ये बहुत अच्छे से करती हूं, मैं पराठा अच्छे से बनाना जानती हूं, मैं कड़ी बहुत अच्छा बना लेती हूं। गणित के सवालों से ज्यादा मुझे जो है, कोई बच्चा कह सकता है कि साहब ये इसके नट बोल्ट खोल के उसको दोबारा लगाने में मुझे ज्यादा मजा आता है, जो आनंद आता है, जो अच्छा लगता है, वो आपकी स्किल है। अगर 15 बार 10 बार रट्टू करने के बाद भी गणित समझ में नहीं आया, तो ईश्वर ने आपको गणित के लिए नहीं बनाया। समझ गए आप मेरी बात? कतई मेहनत मत कीजिए उस गणित पर जो आपको परेशान कर रहा है, मगर ये जिम्मेदारी लीजिए आप कि मुझे ये सब चीजें करना है। और अगर आप ये सब नहीं कर रहे, तो जो आखिरी बच्ची जिसने सुसाइड किया उसने ये लिखा था कि मम्मी आप मुझे समझ नहीं पाई, मुझे विज्ञान समझ में नहीं आती थी, मुझे हिस्ट्री और लिटरेचर में इंटरेस्ट था। उसने एंट्रेंस परीक्षा पास कर ली 144, और इसके बाद सुसाइड कर ली, और ये लिख के गई कि मम्मी आपको पता नहीं कि मुझे ये दोनों चीजें अच्छी नहीं लगती, मुझे ये अच्छी लगती और आप मुझे जबरदस्ती करा रही थी, सॉरी। मां बाप की अपनी गलती है, कभी आपके फादर या मदर या टीचर पेरेंट्स मिले, उनके बीच अलग से बात करेंगे, मगर क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी उस समय ये कहने की कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा मम्मी, मत करो, दबाव दो? बोलना चाहिए था ना। हम सिर्फ इतनी सी बात कहने आए कि आप जिम्मेदारी लीजिए खुद की, अपने आप से बात कीजिए, और अपने आप से अगर बात करके आप सही रास्ता चुन सकते हैं, और ये सही रास्ता कब चुना होगा? जब आपको अपनी स्किल पता होगा। एक आखिरी उदाहरण दे रहा हूं, चूंकि हम राजानंद संस्थान के जो विषय वस्तु पर काम करते हैं उसमें हम किसी का उदाहरण नहीं देते, ज्यादातर हम खुद की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों की बात आए। मगर राष्ट्रपति एपी अब्दुल कलाम ऐसे हैं कि जिन पर सारे अपवाद बाहर हो जाते हैं, उनका नाम लेने के लिए ऐसा लगता है किसी मंदिर में मंत्र जैसा बोल दिया। नाम सबने सुना है राष्ट्रपति जी का। उनकी एक पुस्तक है आत्मकथा अग्नि की उड़ान, किस किस को पता है उसके बारे में? मैंने वो किताब पढ़ी है। उसमें सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि जब वो परीक्षा के लिए गए तो पास नहीं हो पाए। तो हरिद्वार के पास एक बड़ी सी चट्टान पर खड़े होकर जीवन को जो है दोष देने लगे कि इतने संघर्ष, अखबार बेचने के बाद, बहन के कंगन गिरवी रखने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो सुसाइड करने के लिए जा रहे थे। उसी समय एक गुरु मिले किसी तरह के, उन्होंने ये बताया कि जिस परीक्षा को तुम रिजेक्ट हुए हो, दरअसल रिजेक्ट नहीं हुए, वो परीक्षा या वो जो क्वालिफिकेशन थी वो तुम्हारे लायक नहीं थी, तुम उससे बहुत बड़े काम के लिए आए थे।
टीचर बनने के लिए नहीं आए थे, तुम इस देश में टीचर पैदा करने के लिए आए। और वो बात उस दिन उनको ऐसी लगी कि उसी एक बात ने हमको एक अब्दुल कलाम दे दिया। तो एक तो ये कि अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए और अपने अंदर जो चीजें हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये आज का डिस्टर्बेंस, हम कुछ वीडियो आपके लिए बना के लाए थे, मगर मुझे लगता था शायद वो चल जाएंगे। अब ये विषय से संबंधित नहीं है, आपके बीच में एक चीज रख के जा रहे हैं और हमें उसके बाद कभी उस पर बात नहीं करना है जीवन में, मगर जिम्मेदारी आपको लेना है कि आप ले पाएंगे क्या, चलाएंगे सर। आप सोच सकते हैं क्या करके लाए हैं, आप ही के बीच की चीज करके लाए हैं। चालू होने में टाइम है। अच्छा ये बताएं कि अभी लगभग 8 घंटे से ज्यादा हम लोगों ने विषय पर बातचीत की। मैंने कहा कि विषय पर बात नहीं कर रहा। ईमानदारी से बताइए, ठीक ठाक था या अच्छा था, कैसा लगा आपको? काम का है इसमें कुछ नई चीजें थी, अपने आप से बातचीत करना शुरू कर पाया। पहली बार किस किस को लगा कि हमने पहली बार खुद से बात करने की प्रक्रिया सोची या समझ में आई? तो सतीश जहां से काम खत्म करके गए थे वहां से शुरू होता है कि हम जिसे अल्प विराम कहते हैं, आप रोज लिया कीजिए। रोज खुद से बातचीत कीजिए कोचिंग आने से पहले कि मैं आज जा रहा हूं तो वहां क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब सारे के सारे सवाल खुद से करना शुरू करोगे तो इस व्यवस्था में आप आ जाओगे। तो आज ये सब चीजें हम भी सीख जाते हैं तो बड़े अच्छे रहते हैं। चलिए, ये 2 थे ना, तो एक वीडियो दिखा रहे हैं आपको, चालू करना भैया, जरा गौर से देखना। नहीं, ये एक ही है। ये अच्छा, ये कैसा लगा सबको? अच्छा, किसका वीडियो ये बताओ पहले? आप ही का है ना, हमारा तो नहीं है। कैसा लग रहा है बताओ ना, कैसा लग रहा है? अच्छा सुनो, रुक जाओ। अच्छा किस किस को लग रहा है ये वीडियो? कोई तो हाथ नहीं बता रहा, किसी को अच्छा नहीं लग रहा। हे राम, आपको अच्छा नहीं लग रहा ये वीडियो? आपका ही है। किसी एक आध आप मेरी इज्जत रख लो, कोई तो कह दो अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है आप तो एक ही दिन में बातचीत करना शुरू कर बैठे खुद से। अच्छा, इसमें बुरा क्या है? देखो सबके सब बोल रहे हो आप, एक आध चुप रह जाता तो इज्जत रह जाती मेरी। एक्चुअली हम इज्जत वाले लोग नहीं है, ना अपने सर पर रखते ना बच्चों से कहते। ये इज्जत का कुछ नहीं होता, जबरन की फर्जीबाड़े होती है। चीजों को समझने की व्यवस्था है कि हम चीजों को समझते कैसे हैं। हम अगर आ रहे होते तो बढ़िया कृष्णवीर से कहते भाई 2-3 माला की तैयारी करके रखना, सर आ रहे हैं बीओ साहब, तो चाय नाश्ता पकौड़ी करना, एक गुलाब का गुलदस्ता भी दे देना, तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, मास्टर हो गए, आज नहीं भी जाओगे तो छोड़ देंगे वो। समझ रहे हैं ना? मगर ये इज्जत के जो तंबी है ना, वो बाहर निकाल के आते जूतों के साथ में। तो सर वो दूसरा वीडियो आ पाएगा क्या? आ रहा है। अच्छा, तब तक कोई एक सज्जन खड़ा हो जाए, कोई भी एक खड़ा तो हो जाए। देखो मैं उठाऊं, उससे अच्छा कोई एक आदमी खड़ा हो जाए। क्या नाम भैया? दीपक, ये बताओ, ये जो आज का सेमिनार हुआ, कभी कल्पना की थी कि इस तरह की बातचीत भी होती है? पक्का? तो अब ये और बताओ लगा कैसा ये सब? थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो इसको। चलो बैठ जाओ। अच्छा, आप में से भाषण देने की रुचि किसे है? मंच पे बोलने की, कार्यक्रम को होस्ट करने की, कविताएं बोलने की? किसी को भी नहीं है? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास एक कोर्स और है जिसमें मैं अच्छा बोलना कैसे सीखे वो समझाता हूं। अब आप में से कोई सीखना नहीं चाहता तो चलो मेरा काम बच गया। चलो ये एक वीडियो और देख लें।
ये मुस्कुराहट कुछ कह रही है आपकी? क्या कह रही है, कोई बताना चाहेगा? हम आपसे कतई कुछ नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे, और हम आपसे भी नहीं चाहते कि आप कुछ कहें। बस दोनों वीडियो को अंदर ले जाएं और खुद बातचीत करें कि वो आपको क्यों बुरा लग रहा था और ये आपको क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग नहीं करने वाले, रोज रोज नहीं आएंगे ये सब करने के लिए। ठीक है, तो राज आनंद संस्थान की तरफ से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमको मौका दिया और थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, हमको भी और अपने आप को भी। और आपको अगर अच्छा लगता है तो हम फिर कभी आएंगे आपके बीच में, आप बुलाएंगे तब। अब हम अपनी मर्जी से नहीं आएंगे। अगर आपको अल्प विराम समझना है, जीवन में आनंद कैसे हमेशा रहा जा सकता है वो समझना है, तो हम आपकी सेवा में कभी भी आने तैयार हैं, वॉलंटरी रूप में। तो तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।